पिछला जो वीडियो था हमारा बेटा, इन दैट पिछली क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका डिबाई मॉडल। हमने डेंसिटी ऑफ मोड से शुरुआत की थी और फिर हमने कहा था कि डेंसिटी ऑफ मोड्स की जब इंटीग्रेशन करने लगे थे तो फ्रीक्वेंसी की एक अपर लिमिट आनी चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन 3n कंसीडर किए थे हमने, तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था, जिसको हमने तो अपर फ्रीक्वेंसी की लिमिट रखी थी हमने, जिसको क्या लिखा था, न्यू डी लिख दिया था, एंड इट वाज डी बाई फ्रीक्वेंसी कहा था हमने। तो हमने कहा था कि जो दोनों मोड हैं हमारे, जैसे है ना, दोनों के दोनों को जो ये तो जेड न्यू न्यू का हम कहते थे पैराबोलिक ग्राफ आना चाहिए था, तो फिर हमने कहा था कि ये यूं नहीं बस एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद रुक जाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू डी से ज्यादा नहीं हो सकती। और चूंकि ट्रांसलेशनल मोड में दो वाइब्रेशंस थे, तो ये ट्रांसलेशनल के कोरस्पॉन्डिंग हो गया था और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल के कोरस्पॉन्डिंग हो गया। देन हमने एक प्लंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करके एक वाइब्रेशन की एनर्जी लिखी थी बेटा, एंड देन जेड न्यू डी न्यू से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करके हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी, एंड जो टोटल एनर्जी आई थी बेटा, it was 9n and this is kBT upon h न्यू डी, बल्कि रादर मैं इससे आगे चल एक स्टेप और कर लो, अब लिख वाला लिख देता हूँ, क्यूब, और दिस वाज kBT एंड दिस वाज 0 टू xm, इंटीग्रेशन किया था हमने x क्यूब dx और अपॉन आ गया था बेटा e की पावर x माइनस 1 आ गई। इस टाइप हमने कर लिया था। देन आफ्टर हमने कहा था कि अगर h न्यू डी अपॉन के बी की बात करें, तो मैंने कहा था इसका डायमेंशन अगर आप चेक करोगे तो ये कौन सा डायमेंशन आएगा बेटा, टेम्परेचर वाला आएगा। ओके, तो इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने थीटा डी लिख दिया था, डी बाई टेम्परेचर। एच न्यू एनर्जी और नीचे के से डिवाइड कर दो एनर्जी को, तो जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर वाली यूनिट्स आएंगे, तो इट वाज कॉल्ड डी बाई टेम्परेचर। ये किया था हमने। और ऐसे ही एक्सएम को हमने लिखा था, क्योंकि एक्सएम ये चीज थी हमने पहले लिखा हुआ था, ये मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ इस आर्टिकल को, ये था, इसको तब हमने थीटा टी लिख दिया, तो एक्सएम हो गया था थीटा डी बाई टी हो गया था। तो ये जो था ये तो क्या बन गया अब आपका 1/θd बन गया। तो ये आ गया था हमारे पास, एनर्जी जो आ गई थी, इट वाज 9n t अपॉन थीटा डी का क्यूब। ओके, एंड देन इट इज kBt लिमिट थीटा डी बाई टी हो गया था ये। ओके, और दिस इज x क्यूब dx अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 हो गया था। ये हमने सोल्व किए थे। ठीक है, मैं इसको कुछ भी नंबर डाल लेता हूँ बेटा, एक नंबर डाल देता हूँ, चलो यहीं से, यहाँ तक कैलकुलेट हो गई थी एनर्जी। इसके बाद हमने कहा था कि भाई हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, वो इसका डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट आप देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ भी है यहाँ भी है, चलो ये तो यहाँ पे चला जाएगा, पर एक्स के अंदर भी तो टेम्परेचर छुपा हुआ था, थीटा अपॉन टी था ये हमारे पास। ओके, तो इन सब के अंदर टेम्परेचर जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इट इज नॉट वेरी सिंपल कि डायरेक्ट मैं क्या करूँ इसका डिफरेंशिएशन करूँ। तो हमने कहा था इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट्स के लिए सोल्व कर लेंगे। पहला पार्ट हमने कहा कि हम बात करेंगे एट हायर टेम्परेचर लिमिट। अगर टेम्परेचर हाई होगा, मतलब T विल बी ग्रेटर देन थीटा डी हो जाएगा, तो उस केस में जो x है वो x क्या था हमारा, थीटा डी बाई टी होता, t बड़ा होगा तो इट विल बी लेस देन 1 हो जाएगा x की वैल्यू, और e की पावर x, अगर x लेस देन 1 है तो इट इज 1 प्लस x होता है। ओके, तो दिस इज e रेज टू पावर x माइनस 1, क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। तो यहां पुट कर दें, e की पावर x माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x, एक x कट जाएगा बेटा, तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बचा आपके पास e इज इक्वल टू 9n kBt t अपॉन
सॉरी, थीटा डी का क्यूब, ये चीजें लिख दी मैंने। और अब इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी बाई टी, और ये क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया ना, ये एक्स बन गया, एक एक्स कट गया, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 9n के बी टी टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, और ये भी वही एक्स क्यूब बाई 3, और अपर लिमिट थीटा डी बाई टी का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 और एक 3 और आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना, तो ये 3 तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, पूरे पूरे पूरा पूरा कट गया। तो एनर्जी आ गई हायर टेम्परेचर पर 3n kBT, एंड नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कहा था सॉलिड्स के केस में हम सीवी ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑन हीटिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम एंड इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या आ जाएगा, इट इज 3n kB, ठीक है। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, पर 1 मोल अगर हम बात, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट कह रहा हूं मैं, 1 मोल की बात करूं तो n जो होगा वो Na हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो CV इज इक्वल टू 3R आ गया बेटा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये हुआ, देखो क्लासिकल थ्योरी भी यही कह रही थी कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, बस ये कहा था उसने, इस क्लासिकल थ्योरी ने, कि एट ऑल टेम्परेचर्स द स्पेसिफिक हीट जो होती है सॉलिड्स की वो 3R होती है, ठीक है। और आइंस्टीन ने भी प्रूव किया था कि हाई, ठीक है, कि हायर टेम्परेचर पे कितनी होती है बेटा, 3R होती है। ओके, और आज डिबाई थ्योरी से भी आ गया 3R आ गया। मतलब क्वांटम थ्योरी ने कोई हायर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो हायर टेम्परेचर पर क्वांटम कंसिडरेशंस अगर मैं लेता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स को मैं कंसीडर करता हूं, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने भी ये कह दिया था कि 3R, बस उसने ये कहा था हायर लोअर सब पे होगा, पर हायर पे तो कहा ही था ना, लोअर टेम्परेचर मींस लोअर हायर सब आ गया, और ये कह रहे हैं हायर पर, तो इसका मतलब हायर टेम्परेचर पर क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स एक जैसा सा रिजल्ट दे रही है। सो दस वी कैन कंक्लूड दैट क्वांटम कंसीडर, दस क्वांटम कंसीडरेशंस, कि हमने ये कंसीडर किया था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होती है, क्वांटम कहती नहीं, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, क्वांटास की फॉर्म में होती है, ठीक है। दस क्वांटम कंसीडरेशंस कैरीज almost no significance, carries almost no significance at a high temperature, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने कर भी लिया था पीछे भी। आज जो हमने डिस्कस करना है बेटा, वो बात करनी है हमने एट लो टेम्परेचर, दैट इज T is less than theta D। तो इस केस में जो आपकी XM था, XM क्या चीज लिखा था हमने, किसको लिखा था, XM, ये रहा, यहाँ होगा ये रहा, XM इसको लिखा था बेटा थीटा D बाई टी, XM इज थीटा D बाई टी, ये था। तो अब देखो बेटा, अगर T इज वेरी वेरी लेस, टेंड्स टू 0, तो दिस फैक्टर टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। If this T is very very small बेटा, तो this factor approaches to infinity, और ऐसा है तो हमारे पास देखो एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एनर्जी की ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ये जो थीटा टी बाई डी था, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखो बेटा E बन गया मेरे पास, E इज, एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूं अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन करना मुश्किल काम था,
कॉम्प्लिकेशंस थी यहाँ पे, इसलिए हमने क्या किया बेटा कि एक बार हाई टेम्परेचर के लिए सोल्व किया, देखो इजी हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो गया। ऐसे अब लो टेम्परेचर के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 9n kBT T अपॉन थीटा डी का क्यूब, और 0 टू देखो बेटा यहां था थीटा डी बाई टी, जो लिमिट थी वो थीटा डी बाई टी, और दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, and then x cube dx upon e raised to power x minus 1। पिछली बार तो मेरे लिए आसान काम ये हो गया था कि ये काम आसान हो गया था, e की पावर x जो था 1 प्लस x हो गया था, सोल्व करना आसान हो गया था, है ना भाई। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। क्या ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो तुम लोग? हमें अगर ये इंटीग्रेशन पता लग जाए, हाँ भाई बताओ, क्या हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं? टी बाई थीटा डी 0 हो जाएगा इसमें बेटे सर। एनर्जी की इक्वेशन में थीटा डी बाई टी इंफिनिटी होगा, तो ये टी बाई थीटा डी क्यूब ये 0 नहीं हो जाएगा? ये इट विल टेंड्स टू 0, ये बात कह रहे हो ना? मतलब यस एग्जैक्टली सर। 0 इट टेंड्स टू 0 का, अगर एग्जैक्टली 0 कर दिया ना तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी? e 0 हो गया, e 0 हो गया तो मैं सोल्व क्या करूंगा, समझ गए? इट विल टेंड्स टू 0 होगा बेटा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, और वो हमें प्रूव भी करना है। स्पेसिफिक हीट जो है हमने यही तो देखी थी, एक बार फिर याद दिला दूं कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये कहा था कि ये 3R होती है, फिर याद दिला देता हूँ, ओके। और देन हमने क्या किया, पर हमने एक्सपेरिमेंटली पाया कि एज वी अप्रोचेस टू 0 इट आल्सो अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना? तो हमें ये पोर्शन भी तो प्रूव करना है ना, ठीक है? जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को करेगा, ठीक है ना? पर उससे थोड़ा सा नियर अप्रोचेस टू 0 और इक्वल टू 0 में फर्क है ना, आपको पता है बेटा। इसलिए हमें सोल्व करना पड़ेगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये भी तो प्रूव करना है हमें। तो ये जो लोअर टेम्परेचर है, ये केल्विन स्केल है, तो ये अप्रोचेस टू 0 वाली लिमिट को हमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा बेटा, तो सीधा नहीं कह सकते हम एक 0 रख दें हम इसको, ठीक है? यस सर। अच्छा बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये मतलब इट इज नॉट वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, इट विल इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है? तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं, कुछ फंक्शंस आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम पर, ठीक है? तो फिलहाल तो आपको इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ जो सीधी याद करेंगे, इट विल बी पाई बाई पाई की पावर 4 अपॉन 15। कई तरीके के फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स, स्पेशल इंटीग्रेशंस कहते हैं जिनको हम, तो बेटा ये स्पेशल याद करेंगे पाई बाई 4 बाई 15। वैसे भी फिजिक्स के अंदर तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि इस इंटीग्रेशन के पीछे लगे रहे हम, किस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दिखाएं, जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना बेटा? तो मतलब अगर हमें आता होता तब भी हमें नहीं करके दिखाना था, हमें सीधा पुट करना, और वैसे भी इट कंज्यूम्स टाइम, ऐसा नहीं कि इतना आसान है इसको डायरेक्ट, तो इसलिए आप डायरेक्ट याद करेंगे पाई पाई 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15 होता है बेटा। तो एनर्जी आ गया मेरे पास, एनर्जी आ गई 9n kb में t की पावर 4 अभी दिखाता हूं थीटा क्यूब इंटू बाई 15। ये देखो बेटा मैंने क्या कर दिया, इस t को इकट्ठा कर लिया, t की पावर 4 और इस थीटा का क्यूब हो गया ये, ठीक है? ये आ गया हमारे पास, ये 3 ये 5, E इज इक्वल टू 3n kb पाई की पावर 4, नीचे लिखेंगे भाई, यहाँ लिख, ये जो पोर्शन है ना इसका, E इज बेटा 3 बाई 5 पाई 4, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हो गए, n के बी अपॉन थीटा डी क्यूब और t की पावर 4 आ गया, ये नंबर 7 हो गया। तो अब देखो जरा यहां से कुछ नोट कर पा रहे हो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। ये तो कहीं पहले भी पढ़ा हमने, ऐसा कोई लॉ कहीं सुना है? कोई लॉ होता है ऐसा कि जिसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 हो? डिस्प्लेसमेंट लॉ।
नहीं, डिस्प्लेसमेंट लॉ था लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये तो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये होता है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये कौन सा लॉ था? बस पहुंच गए उसके आसपास ही हो। दो लॉ स्टीफन लॉ। स्टीफन कांस्टेंट वाला होगा सर ये। स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। कांस्टेंट का सर। ये इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यस, E वाज सिग्मा T की पावर स्टीफन 4। कांस्टेंट वाला होगा सर, वो सिग्मा यूज होते। हाँ, ये सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट ही होता है बेटा। ठीक है, तो ये स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ है। ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा होगा कभी आपने, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए ना। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने ये प्रूव कर दिया, ये वाइब्रेशनल एनर्जी है। आज तो यहाँ कोई फोटोन तो है ही नहीं। वाइब्रेशनल एनर्जी, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 आ गया, विच इज सेम एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। और ये भी ब्लैक बॉडी के लिए होता था, जो तुमने पहले बताया विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बेटा। और ये भी दोनों ब्लैक बॉडी के लिए होते थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो होती है बेटा, वहां पे जो एनर्जी निकलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और उस पैकेट को आप बोलते थे फोटोन। ऐसे ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है बेटा, ये भी क्वांटम पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलती है, जिसको हम कहते हैं फोनोन। एक वर्ड है हमारे पास, फोनोन्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होते थे बेटा, फोटोन्स होते थे। जो काम ईएम वेव्स में फोटोन्स का होता है, वही काम वाइब्रेशनल एनर्जी में, सॉलिड्स में किसका होता है बेटा, फोनोन्स का होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि फोनोन्स एंड फोटोन्स बोथ ऑलवेज सेम स्टैटिस्टिकल लॉ, T की पावर 4। लेकिन फर्क है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी टेम्परेचर की स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। लेकिन यहां पर ये जो प्रूव हुआ है, क्या ये हर एक टेम्परेचर पर वैलिड है या स्पेशल केस है? देखो बेटा, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर। ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ लो टेम्परेचर्स के लिए वैलिड है। आ रही बात समझने वाली कि फोनोन्स मतलब 10 हम कहेंगे फोनोन्स एंड फोटोन्स obeys same statistics, obeys same statistics। फर्क क्या है आपका? except that statistics, except that photons obeys T की पावर 4 law at all temperatures, while phonons obeys T की पावर 4 law at low temperatures only। बस ये एक बेसिक सा फर्क आ गया। तो अब हम स्पेसिफिक हीट निकाल लें बेटा, बताओ। एनर्जी आ गई तो हमारे पास, तो सीवी क्या हो जाएगी बताओ? करली बाई करली टी, ये है, ये सारा तो कांस्टेंट है, क्यों लिख लो। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/5 पाई की पावर 4, 3/5 पाई की पावर 4 एम के बी, नीचे शायद थीटा डी का क्यूब था, और टी की पावर 4 था। आई थिंक यही था, चेक कर लेते हैं। एन के थीटा डी का क्यूब और टी की पावर 4 था। ठीक है, और इसका ओहो हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन। तो आता ही है, क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से, कितना आ जाएगा, क्या लिख दूं? मेरी आवाज आ रही है भाई?
हाँ भाई, नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? बताओ एक बार जरा। आ गई तो करो फिर इसका डिफरेंशिएशन। कितना हो जाएगा? 12 कर दूं? यस सर। 12/5 पाई की पावर 4, ठीक है, n के बी थीटा डी क्यूब और t की पावर 3, ये आएगा ना? ओ दिस इज CV 12/5 बेटा पाई स्क्वायर। वही मैं कर लेता हूँ 1 मोल के लिए n को n मान लेता हूँ, और जैसे n मानूंगा n इंटू के क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये हो गया ना सब कुछ। और इसको तो इकट्ठा ही लिख लो फिर, T अपॉन थीटा डी का क्यूब, दैट इज स्पेसिफिक हीट आ गई बेटा। अगर आप देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई की पावर 4 है। एक मिनट बेटा, किसकी पावर 4 है बेटा? पाई की है। पाई की पावर पाई की 4 है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एट लो टेम्परेचर्स, and this statement is called beta डिवाइस T क्यूब डिवाइस लो। हाँ, डिवाइस लो भी कह सकते हैं। जैसे वो 4th पावर ला है, 3 पावर ला है बेटा, डिवाइड T क्यूब ला कहते हैं इसको, या डिवाइ ला भी कह सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, कि लोअर टेम्परेचर्स पर, तो अब यानी कि ओवरऑल मैं बनाऊं, देखो बेटा हमारे पास ये हो गया, मान लो ये स्पेसिफिक हीट है, और ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया, ठीक है। और मैं थीटा 0 की बात कर रहा हूँ केल्विन स्केल पे। ये मान लो 3R है। तो अब डिवाई के अप्रोक्सीमेशन की बात करूं बेटा, तो ग्राफ मेरे पास ऐसा आ गया। डिवाई की बात करते हैं, थ्योरेटिकल ग्राफ, कि हायर टेम्परेचर्स पे 3R, ठीक है, और लोअर टेम्परेचर्स पर बेटा T कम होगा। तो देखो ये रैपिडली कम होता जाएगा कि नीचे होता जाएगा? T क्यूब है, T कम हो रहा है, ये भी कम होता जाएगा, और ये कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड इट अप्रोचेस टू 0 बेटा। ये हमारा जो है थ्योरेटिकल ग्राफ है। और मैं बताऊं आपको, अगर एक्सपेरिमेंटल जब किया गया बेटा तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, जैसे आप क्या करते हो, रीडिंग लेकर ग्राफ बनाते हो, क्या करते हो, पॉइंट्स लगाते हो ना, तो ये तो मैं पॉइंट दिखा रहा हूं ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं। तो यू कैन सी कि हाउ एक्यूरेटली डिवाई एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है, पर फिर भी आप देखिएगा ऑलमोस्ट थर्ड, ये जो है बेटा, ये कलर से जो पॉइंट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं। उस दिन याद है जब आइंस्टीन की थ्योरी थी, तो उससे पॉइंट्स थोड़े ऊपर की तरफ थे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल डिवाई वाला ग्राफ है, थ्योरेटिकली डिवाई ग्राफ। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं। तो यू कैन सी कि भाई एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज कोइंसाइड्स, देख लो ये दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, एंड हेंस Debye was able to explain the specific heat at high temperature as well as at low temperatures. Okay? आइंस्टीन का मैं याद दिलाऊं, आइंस्टीन का कुछ इस तरीके की कर्व आई थी बेटा। अगर आइंस्टीन की कर्व बनाए हम यहाँ पर, तो आइंस्टीन की कर्व थी हायर पे, तो उसकी भी 3 आ रही थी, हायर पे तो बेटा उसकी भी 3 आ रही थी, बट ये देखो थोड़ा सा याद होगा आपको, पॉइंट्स ऊपर रह गए थे, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट। ये आइंस्टीन कर्व थी। तो आप देख सकते हो कि भाई डिबाई मॉडल के अंदर जो स्पेसिफिक हीट आ रही है, वो आइंस्टीन से थोड़ी सी ज्यादा। हर पॉइंट देखो ना, इस टेम्परेचर पे मैं बात करूं तो इसके लिए ये वैल्यू है, जबकि इसके लिए ये वैल्यू है। किसी भी टेम्परेचर पर देख लो, यहाँ पर देखो इसके लिए ये है, और इसके लिए डिबाई के लिए। तो डिबाई जो है वो क्या बात कर रहा है कि
स्पेसिफिक हीट आइंस्टीन के मुकाबले क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ मोड्स की बात की थी, हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ मोड्स की बात की थी, जिसमें जीरो से भी स्टार्ट किया था हमने, जीरो टू अपर लिमिट तक लेकर गए थे। मतलब हमने इसके अंदर लोअर वाइब्रेशंस, लोअर मोड के वाइब्रेशंस को भी कंसीडर किया है इन्होंने, जबकि आइंस्टीन ने ये लोअर मोड वाले वाइब्रेशंस कंसीडर नहीं किए थे। उन्होंने तो कहा था सब एक जैसे वाइब्रेट करते हैं, सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एक जैसी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिबाई मॉडल। तो दो मॉडल है बेटा, ये आइंस्टीन का पूरा डेरिवेशन है एज वेल एज ये डिबाई का पूरा डेरिवेशन है। इसे आप अच्छे से कीजिएगा। एंड देन हायर लोअर दोनों टेम्परेचर्स पर आप एक्सप्लेन करते, क्योंकि पूरा जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है 9 मार्क्स वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में आ सकता है पूरी डिबाई मॉडल को एक्सप्लेन करो, या आप आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करो बेटा। ठीक है, कुछ चीजें इसमें भी है, कुछ लिमिटेशंस है बेटा डिबाई मॉडल की, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो बेटा जैसे अभी मैं बता रहा था, ये ग्राफ देख, बात करें हम, हमारे पास ये भी नहीं, बिल्कुल शुरू में ये देखो हमने क्या किया कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ली न्यू डी, वो हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के लिए सेम ले ली बेटा, जबकि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अलग होती है। आपने खुद भी लिखा था वीटी, याद करो। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है बेटा, अलग होती है, दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी जब स्पीड अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी सेम कैसे ले लिए, ठीक है ना। ये कहीं इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। बस इन्होंने कैसे मैथमेटिकल एक लिमिट लगा दी कि भाई जीरो से इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो एक अपर लिमिट होनी चाहिए, वो हमारे भी समझ में आ गई थी। लेकिन ये समझ में नहीं आई कि भाई फिर इसके लिए ट्रांसवर्स मोड के लिए अलग अपर लिमिट होनी चाहिए थी और लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए अलग लिमिट होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों की सॉरी स्पीड अलग अलग होती है बेटा, ठीक है ना। तो मतलब सीधी सी बात क्या हुआ कि भाई जो हमने कंसीडर किया कि द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is assumed to be same for longitudinal and transverse wave, longitudinal and transverse waves, ठीक है। but it is difficult to justify this point as longitudinal and transverse wave have a different frequency, different speeds, but longitudinal and transverse waves have different velocities, ठीक है। सो डिफिकल्ट टू जस्टिफाई why same cut off frequency for both mode, same cut off frequency for same mode। एक तो ये बात समझ में नहीं आई इस मॉडल के अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है उसको कंसीडर किया था बेटा। चलो ठीक है, नॉन मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें तो हमने मान लिया कि सब ठीक है। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट क्यों कर दिया हमने, समझ रहे मेरी बात। नॉन मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपके पास, ठीक है। सिर्फ एटम्स जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन पर क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। हमने वो वाइब्रेशनल कंसीडर कर लिया, वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर कर ली, समझ में आती है, ठीक है। ये जो एनर्जी थी जो हमने लिखा भी था, ये जो एनर्जी कैलकुलेट की है कौन सी एनर्जी थी, वाइब्रेशनल एनर्जी थी। लेकिन
जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी तो दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी। अगर एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्यों नहीं उनकी स्पेसिफिक हीट कंसीडर की गई, यानी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन क्यों इग्नोर कर दिया गया? ये ना आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया इस बात को, और ना ही डिबाई ने अपने मॉडल में इस बात को किया। ठीक है कि नहीं है? कि भाई why they have neglected this theory? Completely ignores the contribution of electrons to the specific heat. ठीक है बेटा। तीसरी बात, मान लो जैसे सिंगल एटम है, मतलब सिंगल एटम का मेरा मतलब है एक टाइप ऑफ, मान लो सिल्वर का, जैसे ये ग्राफ जो है ना, दिस ग्राफ इज फॉर सिल्वर। ठीक है, सिल्वर में सारे एटम क्या हो गए, सिल्वर का क्रिस्टल है बेटा, सिल्वर के हो गए, गोल्ड का तो गोल्ड के हो गए सारे सारे। लेकिन बाय द वे, अगर बाय चांस किसी भी एटम के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स है, मान लो NaCl है, Na भी है, Cl भी है, तो मतलब मोर देन वन एटम जो होंगे, तो क्या उनका बिहेवियर, इन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक एटम का होता है? कहीं भी कोई इस तरीके का कोई हिंट हमें इस थ्योरी के अंदर नहीं मिलता है बेटा कि व्हाट विल हैपन टू द क्रिस्टल्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। मींस दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन नॉट बी applied to crystals comprising more than one type of atoms। ठीक है, थीटा डी, डी बाई टेम्परेचर, ये जो था हमारा। अब वही बात आ गई बेटा, जब हमने कह दिया कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग होनी चाहिए हमारे पास। सो जब अगर आपकी थीटा डी बदलेगी बेटा, अभी मैं कह रहा था दोनों मोड्स के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डी बाई टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। मींस इट यू कैन नॉट ट्रीट इट एज ए सिंगल कांस्टेंट। मतलब हमने ये मान रखा है कि ये तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, टेम्परेचर पे इसका कोई रोल ही नहीं होता, जबकि ये भी जो होता है बेटा, ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं इसका कि भाई थीटा डी इज अज्यूम्ड टू बी independent of temperature। कई बार में चलता ही नहीं, independent of temperature। ठीक है बेटा, बट actually it is found to vary with temperature। करीब करीब 10% तक का चेंज हो जाता है बेटा इसके अंदर। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, कोई हमसे पूछ ले कि डिबाई मॉडल की लिमिटेशंस बताओ, तो हम बता सकते हैं। मेन तो बेटा डेरिवेशंस ही हैं, क्योंकि आपको पता है आपके तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और बड़े क्वेश्चंस में तो फिर ये सब चीजें नहीं रहती, पूरे पूरे डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप इसे अच्छे से मतलब समझें, और कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना बेटा इसमें, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें आगे।